ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। अब बात होगी ईरान की। क्या ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट होने वाला है? ट्रंप ने क्यों कहा हमारा टारगेट लॉक्ड एंड लोडेड है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? ट्रंप की चेतावनी के जवाब में ईरान ने क्या किया? ईरान में आगे क्या होगा? इसकी एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे दें, ईरान में 7वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बगावत की आग ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। राजधानी तेहरान की बात करें, मशहद, कोम, इस्फहान और खुजेस्तान जैसे ईरान के प्रमुख शहरों में लोग सड़क पर उतरकर विरोध का बिगुल फूंक रहे हैं। आवाम का ये विद्रोह उग्र होता जा रहा है। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें हैं। सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो रही है। अब तो काउंटर फायरिंग हो रही है इन्हें रोकने के लिए। 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। आवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, आप देखें। सड़कों पर खुलेआम खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वहीं शाह रजा पहलवी के सपोर्टर्स पहलवी वापस आएगा ऐसे नारे लगा रहे हैं। ईरान में हालात बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्थिक बहाली के खिलाफ शुरू हुआ ये जन आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। अब सीधे खामेनेई की इस्लामिक सत्ता के खिलाफ ये बगावती तेवर हैं वहां की जनता के। ये 4 तस्वीरें आप देखें। 50 शहरों में ये आक्रोश फैल चुका है। विरोध प्रदर्शन की आग में ईरान का कोम शहर जल रहा है। कौम को शिया धर्मगुरुओं का गढ़ कहा जाता है। खामेनेई समेत ईरान के ज्यादातर अयातुल्लाह यहीं से ही निकले हैं। लेकिन अब कौम में भी बगावत की आग तेज हो गई है। आवाम सड़क पर है, पुलिस की गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं। आज इस प्रदर्शन को होते हुए 7 दिन हो गए हैं और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें एंट्री कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमारा तो टारगेट लॉक्ड है, लोडेड है। हालांकि इसके जवाब में ईरान के भी विदेश मंत्री की ओर से बयान आया कि ईरान की समस्या है और ईरान किसी को भी ईरान के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देने देगा। ये एक और तस्वीर आपके सामने है। अब अजीत जी, ट्रंप की वॉर मशीन कितनी भी लोडेड हो जाए, कितनी भी लॉक्ड हो जाए, लेकिन ईरान भी तो ये कह रहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें अमेरिका दखल ना दे। देखिए, ये अच्छी बात होगी कि अमेरिका इसमें दखल नहीं दे। अमेरिका ठीक है, उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि अगर आपने फायरिंग की, जो प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आपने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने उनको टैंक और तोप के दम पर दबाने की कोशिश की, तो हम अटैक करेंगे। ईरान पर पहले अमेरिका अटैक कर चुका है। अभी उनके परमाणु न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अटैक किया ही था। तो एक बहाना था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक किया। अब ये बहाना है कि आप अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस फायरिंग होती है सुरक्षा बलों की, तब हम अटैक करेंगे। ये एक बहाना खोज रहे हैं। आप नहीं जाए तो बेटर है, क्योंकि ईरान के लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि अमेरिका का डीप स्टेट इसमें मदद कर रहा हो उस विद्रोह को भड़काने में। लेकिन आप महसा अमीन को याद करिए, जो हिजाब को लेकर के आंदोलन हुआ और उस महिला की मौत हुई। उसके बाद जो ये आंदोलन है, एक हिजाब का आंदोलन है, और ये आंदोलन जो है ये महंगाई का आंदोलन है। अभी लेकिन इससे ये हिजाब के भी खिलाफ है। मैं एक तस्वीर मैं दिखा देती हूँ दर्शकों को। ये तस्वीर आप देखिए, ये भी ईरान की आज की तस्वीर है। एक महिला जो है, मुझे नहीं पता आप कितना इस विजुअल को देख पाएंगे, लेकिन एक महिला गाड़ी के ऊपर खड़ी हुई है और देखिए अपना हिजाब लगातार लहरा रही है। ये देख रहे हैं आप, ये आक्रोश है, ये वहां पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं का हिजाब के खिलाफ ये आक्रोश है। आरती जी, हाँ, नहीं तो हिजाब से शुरू हुआ था। इस बार ये आंदोलन बेरोजगारी का है, और शुरुआत इसकी जेनजी जो नौजवान लोग हैं उन्होंने महंगाई को लेकर के शुरू किया। और आप सोचिए क्या महंगाई की दर है वहाँ। हमारे यहाँ 4% से नीचे रखने के लिए आरबीआई ने कहा हुआ है। हर देश में एक टारगेट फिक्स है। ईरान में इस समय महंगाई की दर 42% है जी। तो इस महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ, उसमें हिजाब का पहले से जुड़ा हुआ है मामला, तो ये बढ़ता चला गया। खामेनेई के पोस्टर जला रहे हैं प्रदर्शनकारी। ईरान में बवाल के बीच ट्रंप ने खामेनेई को सीधी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाएगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, जिसका हवाला अभी अजीत जी भी दे रहे थे। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने कहा कि उनका टारगेट लॉक्ड एंड लोड हो चुका है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? क्या अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर? और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो वैसे ही दुनिया में बहुत सी जंगें हैं, एक जंग और छिड़ जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे लगता है कि ट्रंप के इनफैक्ट प्रिडिक्टेबल है उनका जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं वो, कभी वेनेजुएला को, कभी कनाडा को, कभी चीन को, कभी किसी को भी जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, उसी तरह का स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस जो खासकर ट्रंप की जो पॉलिसी है कि वो ज़्यादा युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो युद्ध में शांति करवाना चाहते हैं, वो नोबेल पीस प्राइज़ चाहते हैं। और जहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है वहाँ पे वो अपना क्रेडिट ले लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान में भी वो क्रेडिट लेते हैं। तो ये कि वो खुद से इनिशिएट करे ये वॉर, मुझे नहीं लगता है ये रियलिस्टिक है। लेकिन हाँ, ये धमकाया ज़रूर है ईरान को, क्योंकि ईरान ऑलरेडी एक बैकफुट पे है जब से स्ट्राइक्स हुई है ईरान पे। और साथ ही साथ ये भी हमें मालूम है कि जेन जी के जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं दुनिया में, ये मालूम है कि इसमें अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे। इनफैक्ट जो यूथ प्रोटेस्ट लगातार खमेनी और जो ईरानियन रेजीम के खिलाफ रहे, ये माना जाता है कि अमेरिका का लगातार उनको सपोर्ट है, क्योंकि जेन जी ईरान में बहुत प्रोग्रेसिव है, सेक्युलर है और वो चाहती है। लेकिन मैम, मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को कि अगर हम ये कहें कि ये केवल जेन जी प्रदर्शन करे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो एक तस्वीर ऐसी भी देखी जिसमें एक बुजुर्ग महिला बैसाखियों के सहारे इस प्रोटेस्ट के लिए उतर रही है और डेथ टू डिक्टेटर जैसे नारे लगा रही है। ये अब आप देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, ये महिला आपको दिख रही है कैसे बैसाखियों के सहारे चल रही हैं। ये जेन ज़ी नहीं है, ये वहां की एक बुजुर्ग महिला है अजीत जी, ये खामेनेई से आज़ादी की मांग कर रही है। देखिए, ये जिस महिला की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इन्होंने देखा होगा, हो सकता है शाहरजा पहलवी का रिजीम और उसके बाद ये जो कट्टरपंथी शासन आया वहाँ पहले खुमैनी का और अब खामेनेई का, ये भी देख रहे, दोनों के फर्क इनको पता है। एक लिबरल स्टेट था ईरान, उस लिबरल स्टेट को इतना हार्डकोर उसने कट्टरपंथी इस्लाम के उसमें कन्वर्ट किया गया है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने जो इस फर्क को जानते हैं वो चाहेंगे कि ये चीज़ें बदलें, उनको आज़ादी मिले, उनको शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, अपने रहन सहन, खान पान, पहनावे, सबकी आज़ादी मिले उनको। ये तभी पहलवी की वापसी की बात हो रही है, प्रिंस को वापस ले आने की बात हो रही है, उस रिजीम को वापस लाने की बात हो रही है। तो ये अब ये कई चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। पहले जो एक आंदोलन शुरू हुआ था हिजाब के खिलाफ हुआ, वो हिजाब अब महंगाई पर हुआ, बेरोजगारी पर हुआ, फिर एक रिजीम चेंज पर पहुंच गया है। तो ये एक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि अगर ट्रंप दखल नहीं दें, कोई बमबारी करने की और गोली चलाने की बात न करें तो बेटर है, क्योंकि लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं खुद से। जैसे बाहरी इंटरवेंशन होता है वहाँ भी समाज बट जाएगा, लोग कहने लगेंगे कि नहीं, पहले अमेरिका को रोको फिर हम लोग खामेनेई से लड़ेंगे। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो ईरान में अभी चल रहा है इसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसमें रज़ा पहलवी भी जो है वो लगातार अमेरिका का धन्यवाद दे रहे हैं, ये बात भी हमें गौर करनी होगी, क्योंकि ईरान में इस वक्त क्या चाह रहे हैं कि खामेनेई जाए, रज़ा पहलवी आए। और रज़ा पहलवी वो हैं जो थोड़ा सा उदारवादी हैं, कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन अमेरिका के इस स्टैंड पर जब वो सपोर्ट लेते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो क्या इससे वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है खामेनेई के खिलाफ, क्या वो भी कमजोर होगा? हमारी नजर इस पर भी रहेगी। लेकिन एक और जगह तनाव है, वहां के तनाव की तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। बात यमन को लेकर हो रही है। सऊदी अरब और यूएई के बीच में टकराव की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर एयर स्ट्राइक की है। सऊदी ने यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी पर हवाई हमले किए हैं। इसमें 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। सऊदी अरब के हमलों के बाद गाड़ियों में आग लग गई। हदरामौत प्रांत के अल कतान शहर में हुए सऊदी हवाई हमलों में भारी नुकसान की खबर है। इजराइल भी तमाशा देख रहा है। 3 मुस्लिम मुल्क हैं, 26 की ये जो 3 जंगें हम देख रहे हैं, कहाँ पे कमियां या कहाँ पे यहाँ से सुधार की स्थिति दिखाई देती है? देखिए मीनाक्षी, इनफैक्ट यमन में बहुत लंबे समय से सिविल वॉर हो रहा है और अभी जो हमें दिख रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो एक ही तरफ थे, आपको याद होगा कि हुतीज़ जो नॉर्थ में है और जिनको ईरान की बैकिंग थी,
जिनको इंसर्जेंट्स माना जाता है, उनके खिलाफ सऊदी यूएई जो है इकट्ठे होके वो लड़ रहे थे। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुतीज एक तरफ, सऊदी एक तरफ, यूएई एक तरफ, और इसमें ये लग रहा है कि यमन जो है एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट यूएई और सऊदी का स्प्लिट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनफैक्ट सदर्न जो पार्ट है यमन का, वहाँ पे यूएई का पूरा सपोर्ट है उस सारे रेजिम को, और वहाँ पे अब लगातार सऊदी जो है अटैक कर रहा है और यूएई भी वापस में कर रहा है। तो इस वक्त ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है कंप्लीटली डिस्टेबलाइज्ड है। वो इसलिए भी शायद क्योंकि हमने देखा गाजा वॉर जब से शुरू हुआ है तब से काफ़ी सारी इक्वेशंस बदल भी रही है जी। और ये भी दिख रहा है कि सऊदी लगातार अपनी प्रीएमिनेंस जो अभी तक थी सऊदी अरेबिया की, वो उसको बरकरार रखने की कोशिश में लगा है। लेकिन ईरान बेशक कमज़ोर हो गया हो, नए चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए। ज़ोहरान ममदानी की यहाँ चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हर व्यक्ति जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है उसके लिए इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया का जवाब क्या है, वो दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के 112वें मेयर बन गए हैं। ओथ सेरेमनी के बाद ममदानी ने कंपाला से दिल्ली तक के फैले अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया। ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर की अगुवाई करने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम नेता हैं। ममदानी के माता पिता दोनों ही भारतीय मूल के हैं। Thank you to my parents, Mama and Baba, for raising me, for teaching me how to be in this world, and for having brought me to this city. Thank you to my family from Kampala to Delhi. And thank you to my wife Rama. For being my best friend and for always showing me the beauty in everyday things. And most of all, thank you to the people of New York. अब देखिए, ये जो भारत के इंटरनल मैटर पर ममदानी ने एक नया चैप्टर खोला जिसमें उमर खालिद का उन्होंने जिक्र कर दिया, उसमें उन्होंने लेटर का जिक्र कर दिया। हमने इससे लेकर चर्चा पहले भी की है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? और वो रमा जिनका धन्यवाद कर रहे थे, वहाँ पर तो न्यूयॉर्क में ये भी चर्चा में है कि $680 के तो ये जूते पहनती हैं, ये किस तरीके से आम जनता से अपने आप को एसोसिएट करती हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर वाकई में इतने प्रोग्रेसिव थॉट के हैं तो फिर मीरा नैयर ये सरनेम क्यों नहीं लेते, ज़ोहरान ममदानी क्यों बन जाते हैं, ये कितने प्रोग्रेसिव हैं? जब आप बात करते हैं ना कि हम आप पुराने नोशंस को शैटर करना चाहते हैं, तो यहाँ से शुरू करें। नहीं, वो एक तो अपने को सोशल डेमोक्रेट कहते हैं, बाकी तो जो लाइफ स्टाइल है वो सब है उनका, सोशल डेमोक्रेट अपने को कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते ही हैं। इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि उन्होंने उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखी, उनके माता पिता से मुलाकात की उन्होंने और चिट्ठी लिखी, उमर खालिद के समर्थन में उनकी तकलीफ़ों के साथ अपने को जोड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2023 में भी उन्होंने, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे वहां, उस समय भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। दिल्ली का मैटर न्यूयॉर्क के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ममदानी के लिए, न्यूयॉर्क ममदानी के लिए, चूंकि वो एक, वही हम कह रहे थे ना अभी कि उन्होंने 23 में भी ये लेटर पढ़ा, एक लेटर था, जेल से चिट्ठी थी उसकी उमर खालिद की, उसको पढ़ा पब्लिक में उन्होंने, तो वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे वहां, अपना वोट उस समय चुनाव लड़ना था उनको। दो डिस्टर्बिंग चीजें हैं इसमें। एक तो डिस्टर्बिंग चीज ये है कि ये सब जुडिस मैटर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बेल पिटीशन सुनी गई है और उनकी जमानत होगी या नहीं होगी। हम सब लोग चाहते हैं कि या तो आप ट्रायल शुरू करिए या उनकी जमानत दीजिए। जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस से हमारे यहाँ काम हो रहा है, उनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है और ये आरोप है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां कह रही हैं कि उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि वो तख्ता पलट करना चाह रहे थे, उसको इंस्टिगेट कर रहे थे। तो हम तो उस हिसाब से हमारी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसमें उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता है कि आप उसमें दखल दें। आपने सिंपल, अगर आप ये कहें कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दखल दिया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहा, तो फिर आप बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? एक शब्द आप बांग्लादेश के बारे में नहीं बोलते हैं। आप फिलिस्तीन, गाजा बोलते हैं, आप उमर खालिद याद आ रहा है, और बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, ममदानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेट उस पर आपने ग्राउंड पर यह बात कही, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं बोलते हैं जहां इमरान खान को फर्जी मुकदमों में बंद करके जेल में रखा गया? उमर खालिद की चिंता है, इमरान खान की चिंता नहीं। बता दूं सर
कि ये जो भारत में ममदानी के एक लेटर को लेकर विवाद खड़ा हुआ, ये मुद्दा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से जुड़ा हुआ है। ज़ोरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी और इस लेटर में ज़ोरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे अक्सर खालिद की कही हुई बातों को याद करते हैं। अब इस मुद्दे पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी का कहना है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर भी आरोप लगाए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो इसी तरह की चिट्ठियां आती हैं, इसलिए जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी विदेश में किस किस से मिलते हैं। ये जो 8 लॉ मेकर्स हैं या यूएस के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बात करें। भारत के आंतरिक मामले, भारत के लीगल मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत सहन नहीं करेगा। कि जब भी एलओपी राहुल गांधी देश से बाहर जाके आते हैं, इस तरह की चिट्ठियां आती है, इस तरह का एक मूवमेंट 5-4 दिन के लिए बनता है, तो देश की में इस बात की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी किन किन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को क्या बताते हैं कि वो इस तरह की चिट्ठियां यहां पर भारत में लिखते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। आरती जी, फिलहाल तो राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन ये जो अभी बात अजीत जी भी कह रहे थे कि एक तो इंडियन मैटर्स पे बोलना, और अगर आप माइनॉरिटीज के लिए इतने दुखी हैं तो फिर बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज पर भी बोले, इतने दुखी हैं तो फिर पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी पर भी बोले। देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल सही है कि ये कहना कि ये हमारे अंदरूनी मामले हैं और इस पे कोई नहीं बोलना चाहिए और ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमारा पक्ष ज़रूर है और ऐसा आइडियल वर्ल्ड में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि अमेरिका ने हमेशा, वो डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन्स हो, कोई भी हो अमेरिका में, जब भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की बात आती है, इंडिया की खासकर, वो क्रिश्चियंस हो, वो मुस्लिम्स हो या कोई और हो, उसके बारे में दोनों पार्टीज़ जो है यूएस में वो इशू बनाती है। उनके जितने भी यूएस गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है वो इशू बनाती है। मुझे लगता है कि अप्रोच ये होना चाहिए कि जो उनके यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, वो हिंदू हो यूएस में, वो ब्लैक्स हो यूएस में, या बाकी जितनी माइनॉरिटीज़ के साथ जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में हमें भी बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरफा नहीं है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन 2 तरफा है। हमें भी मालूम है कि उधर क्या हो रहा है यूएस। ये कलेक्टिव आउटरीच ही जो है वही दुखी करता है कि आप एक तरफ उमर खालिद के लिए तो बहुत बोलते हैं, लेकिन आपको बांग्लादेश के हिंदू दिखाई नहीं देते, वहां पर साइलेंस हो जाता है। खैर, पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से भारत ने तमाचा मारा। खबर इससे जुड़ी हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी कहा है। ये हालांकि हम सब कहते आए हैं, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है बुरा पड़ोसी। एस जयशंकर ने साफ कहा है कि अगर कोई देश ये तय करता है कि वो जानबूझ करके लगातार बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा, तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है। ऐसे में कोई हमें ये ना बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। Also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement. If you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर आपका कोई पड़ोसी आपके लिए अच्छा है या कम से कम आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तो इसमें परेशानी नहीं है। जहां भी अच्छे पड़ोसी होने की भावना होती है, भारत निवेश करता है, भारत मदद करता है, भारत शेयर करता है।
India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, I mean, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. जो एक सीनियर डिप्लोमेट का जो स्टैंड होना चाहिए, एग्जैक्टली वही भारत का स्टैंड है, वही डॉक्टर एस जयशंकर का स्टैंड है बतौर विदेश मंत्री। लेकिन पाकिस्तान को लेकर तो हम जानते ही हैं कि हमारा स्टैंड क्या है, किस तरीके से हम उससे डील कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे भारत कैसे कॉम्बैट कर सकता है? ये फिर वही हो जाएगा कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, भारत उसमें कैसे इंटरवीन करे? लेकिन भारत बोल सकता है। अब बोला, बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है ये। एक तो पाकिस्तान का को जो उन्होंने पाकिस्तान बुरा पड़ोसी कहा, वो दुनिया को भी कहा जयशंकर ने कि भाई हम डील करेंगे, हमारे लोगों की रक्षा करनी है और हम कैसे डील करेंगे ये आप हमको मत बताइए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के जो दूसरे देश चौधरी बनते हैं और दखल देते हैं कि भारत ऐसा मत करे, भारत वैसा मत करे, आपने सिंधु जल संधि रोका। पाकिस्तान तो बांग्लादेश में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है ना। वो पाकिस्तान तो क्या चौधरी बनेगा, वो तो साजिश करता है। चौधरी बनने का मतलब जो बड़ी ताकतें हैं जो हमको समझाती हैं भारत को कि आप पानी कैसे पानी मत रोकिए, ये कार्रवाई मत करिए, वो कार्रवाई मत करिए, उनको एक मैसेज दिया उन्होंने। और बांग्लादेश में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं, अपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम गुडविल इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी भारत को उम्मीद है। एक शेयर्ड हिस्ट्री उनके साथ भी है, कल्चरल बॉन्डिंग अभी भी है, हमारी बड़ी आबादी वहां रहती है, भाषा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की एक है। तो उस भारत अभी भी उम्मीद अफजा है वहां, उसको लेकर के एक उम्मीद है कि वहां चीजें ठीक हो सकती हैं। इसलिए जयशंकर ने कहा कि हम वहां चीजें ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं। हम इसलिए अपने को वहां लगता है कि हमारे लिए ठीक हो सकती हैं चीजें, तो हम कर रहे हैं। जब एकदम ये जब यकीन हो जाए कि नहीं ठीक कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे कैसे उसको कर सकते हैं, क्या कैसे डील करेंगे। भारत बहुत ज्यादा होपफुल है बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि हमारी एक साझा संस्कृति रही है। लेकिन अगर बांग्लादेश में स्थितियां और बदतर होती चली जाती हैं तो फिर भारत क्या करेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी।